अब आईवीएफ में बहुत सारे प्रकार हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जैसा कि आईयूआई भी आता है, यहाँ पे हम सिर्फ स्पर्म डालते हैं, यहाँ बच्चा नहीं डालते। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो 24 आवर के अंदर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ से बच्चे तैयार होते हैं। तो तैयार होने के बाद भी बाहर नहीं आ सकता। मैं अभी एक इंटरनेशनल लेवल का लैब दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने खुद देखा है। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे कि ये लातूर जैसे शहर में है। तो हम अभी चलते हैं ऊपर, किस तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी या किस तरह से आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, हम आपको थोड़ी देर में ऊपर लैब में लेके जाते हैं। जैसा सर ने हमें फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी आज हम लातूर में प्राप्त कर रहे हैं। तो हम अभी आपको उस लैब में दिखा रहे हैं कि जिस लैब के बारे में सर ने बोला, जिस फैसिलिटी के, जिस सुविधा के बारे में और प्रोसेस क्या होता है एक इनफर्टिलिटी सिस्टम को प्रॉपर करने का, तो वो सर हमें खुद उनके लैब के बारे में बताएंगे, किस तरह से प्रोसेस काम करता है इसके बारे में बताएं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्पर्म्स कलेक्शन रूम से। सर, स्पर्म कलेक्शन रूम बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी में तो एक जगह से अंडे कलेक्शन किया जाता है फीमेल से, और एक जगह से मेल से स्पर्म कलेक्शन किया जाता है। दीज आर कॉल्ड ह्यूमन गैमेट्स। ह्यूमन गैमेट्स बोलते तो औरत का एक गैमेट, आदमी का एक गैमेट, ये दोनों मिला के बच्चा होता है। तो ये दिस इज़ द सीमेन कलेक्शन रूम या स्पर्म कलेक्शन रूम। सीमेन कलेक्शन होने के बाद, सीमेन कलेक्शन के बहुत सारे तरीके रहते हैं। किसी भी एक तरीके से सीमेन हम कलेक्ट करते हैं और यहाँ से सीमेन है ये प्रोसेसिंग के लिए यहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट है वो वहाँ पे अंदर आईयूआई के लिए लेके जाती है। अब जैसा बोला कि मैंने टेस्ट बेबी में बहुत सारे जो सुविधा हैं, उसमें के सबसे सिंप्लीफाइड सुविधा जो है, सबसे सिंप्लीफाइड सुविधा जो है वो आईयूआई है, जो कि बहुत कम खर्चे में होती और उसे ज़्यादा कुछ कॉस्ट भी नहीं लगता है। तो ये है हमारी आईयूआई लैब। आईयूआई लैब में ये जो आईयूआई लैब है, ये आईयूआई लैब में एक सिंपल करते हैं कि यहाँ से सीमेन कलेक्शन होता है। सीमेन कलेक्शन के बाद इस सीमेन को हम प्रोसेस करते हैं। सीमेन को ऐसा प्रोसेस करते हैं कि जो उसके अंदर का जो इम्प्यूरिटीज़ है वो इम्प्यूरिटीज़ निकालते हैं और इम्प्यूरिटीज़ निकाल के वो स्पर्म को अच्छा प्रिपेयर करते हैं। और ये है हमारा एंड्रोलॉजी लैब। एंड्रोलॉजी लैब इसका मतलब है स्पर्म के बारे में हम ये सब यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं। आप अंदर आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा। तो हम ये स्पर्म का प्रोसेसिंग करेंगे। तो जैसा ही स्पर्म लेंगे, स्पर्म लेने के बाद एक उसका 20 to 30 मिनट्स के बाद हम यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि स्पर्म में उसमें स्पर्म अच्छे है या नहीं, सीमेन में अच्छे क्वालिटी के है या नहीं है, ये लेते हैं, ये इसमें देखते हैं। ये देखने के बाद उसके बाद दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसमें से स्पर्म में से जो अनावश्यक लिक्विड है वो लिक्विड निकाल के ओनली स्पर्म उतना सा हम कलेक्ट करते हैं, और वो कलेक्ट करके फिर उसके बाद वो स्पर्म को स्विम अप मेथड बोल के एक है, और उसे हम इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। इस इंक्यूबेटर की खास बात यह है कि आदमी के जिस्म का जितना तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान मेंटेन करता है। अभी ये मशीन बंद किया है हमने, ये मेंटेन करता है, और उसी वक्त उससे CO2 गैस ऐसा देते हैं इस प्रोपोर्शन में जैसा कि उस स्पर्म को नेचुरल बॉडी में हो, ऐसा उसे फील हो। तो हम ये ऐसा करते हैं। और कभी कभी किसी ड्यूटी की वजह से या फिर इसकी वजह से हस्बैंड वक्त पे आ नहीं सकता, तो उसका हम पहले ही स्पर्म लेके उसका फ्रीजिंग करके हम इस कैन में रखते हैं कि जिस दिन ज़रूरत पड़े उस दिन सिर्फ हस्बैंड नहीं भी आया, उसका स्पर्म अगर हमारे पास है तो ये हम यहाँ से निकाल के लिक्विड नाइट्रोजन से निकाल के हम यहाँ पे आईयूआई प्रोसेस कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। अगर आईयूआई में कम से कम 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने इसमें अगर फेल जाता है तो फिर हम उस पेशेंट को आईवीएफ सजेस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा इससे कॉस्टली है। अगर आईयूआई में 3 आईयूआई, कम से कम 3 आईयूआई, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आईयूआई में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होता है, अगर हम यशस्वी नहीं होते हैं, तो इसके अगली स्टेप के लिए हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। और वो काउंसलिंग है, यहाँ पे ये डॉक्टर्स रूम है, और यहाँ पे मेरी मिसेज डॉक्टर रजिया शेख ये पेशेंट को एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट क्या करनी है और इसके बाद क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे काउंसलिंग होता है। और इस काउंसलिंग ये है कि परफेक्टली ये ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं हम। जहाँ पे जब पेशेंट यहाँ बात करता है तो हम उसकी वीडियो शूटिंग भी करके लेते हैं कि हमने क्या सजेस्ट किया है,
और क्या सजेस्ट किए हैं और क्या कॉस्ट आएगा और क्या प्रोसेस रहेगी, इसका डिटेल में हम उनको समझा देते हैं। और ये समझाने के बाद ही हम IVF जो कॉस्टली प्रोसेस है उसके लिए प्रोसीड होते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मिल रहे हैं KGN हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ काउंसलर डॉक्टर रज़िया जी शेख से। तो सबसे पहले तो आपको वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीइंग इन लातूर सिटी में आपको कितनी चैलेंजिंग फेस कर रहे हो या कितनी चैलेंजिंग फेस कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ के जो पेशेंट है उनको काउंसलिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी तमाम लातूर के हमारे जो पेशेंट है उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो इसलिए कि जब 20 साल पहले मेरे हस्बैंड डॉक्टर आमिर शेख और हमने जब डिसीजन लिया लातूर आना है, तो वो इतना चैलेंजिंग था, क्योंकि लातूर जैसे ग्रामीण पूरा एरिया था। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी क्या है ये पता ही नहीं था लोगों को। सिर्फ अपने को बच्चा नहीं होता है, अपने को बांझपन है और फिर थोड़ा सा इलाज करना है, एक तो घर में बैठना है बिना बच्चों के, या फिर दूसरी शादी करना है, इतना ही मालूम था यहाँ के लोगों को। लेकिन जब 20 साल पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए इनफर्टिलिटी यहाँ पे, तो मुझे सचमुच बहुत दिक्कत गई फ्रैंकली स्पीकिंग, कि यहाँ पे इनको टेस्ट ट्यूब भी पता नहीं था। टेस्ट ट्यूब भी इनको सिर्फ स्कूल में पता था कि टेस्ट ट्यूब क्या रहता है, परीक्षा नली ये मालूम था, उसमें बच्चा कैसा रहता है ये उनको बहुत आश्चर्य रहता था। तो मुझे जो है बेसिक लेवल से, बोलते हैं ना ग्रास रूट लेवल से, वैसा मुझे सबको बताना पड़ा। तो मैं क्या करती थी, फिर ये जो आंगनवाड़ी के जो मीटिंग्स वगैरह होते थे ग्रामीण विभाग में, वहाँ मैं खुद जाती थी, खुद जाके मैं लोगों को, औरतों को इकट्ठा करके समझाती थी। तो आंगनवाड़ी सेविका है या फिर PSC के जो सिस्टर लोग हैं, NM लोग हैं, उनके पास जाती थी, सब लोगों को, औरतों को इकट्ठा करती थी और उनको समझाती थी जी बांझपन क्या चीज़ होती है। अच्छा, बांझपन होने के बाद उसके ऊपर का जो हाईएस्ट इलाज है, जो कि हम बॉम्बे पुणे सब करते हैं, वो हमारे पास है। तो किस तरह से होता है, टेस्ट ट्यूब भी क्या होता है, आपका खुद का बच्चा हम किस तरह से तैयार करते हैं, आपके जिस्म के बाहर तैयार करते हैं, फिर आपके आप पेट में डालते हैं। जिस तरह अभी मैं उनको समझाती थी कि जिस तरह गुलाब का हम छोटा सा पौधा लाते हैं और घर में लाके उसको गाड़ते हैं, फिर एक कुंडी में रखते हैं, फिर उसको गमले में अच्छे रख के पानी वगैरह दे के उसको सजाते हैं, उसको बड़ा करते हैं। उसी तरह से ये बच्चा जो है अपना खुद का रहता है, लेकिन उसको थोड़ा मशीन में तैयार करते हैं और पेट में रखते हैं। ये मुझे समझाना पड़ता था, तो औरतें समझ जाती थी। इतनी ये बात अच्छी थी कि औरतें पूरी समझ जाती थी, क्योंकि उनका जो दर्द रहता था बांझपन का औरत ही जानती है। तो मुझे उनमें बात करने में, जो कि एक मर्द बात नहीं कर सकता था, वो मैं लेडी काउंसलर बोल के मुझे बहुत अच्छी तरह से बात करना आते गई और समझाते भी गई मैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है ये मैंने उनको समझाया। सरोगेट मदर क्या होता है ये तो बहुत बड़े प्रॉब्लम थी, कि किराए की माता, ये तो कंसेप्ट उनके लिए बहुत अलग था। फिर भी मैंने उनको किराए की माता किस तरह से रहती है, कि बाबा उनका हम खाली यूट्रस लेते हैं, आपको बच्चेदानी में खराबी है तो वो हम बच्चा उसके पेट में रखते हैं, ये सभी बातें समझाई। तो लोगों ने अच्छी तरह से समझी। लेकिन मुझे सही बोलूँ, मुझे 5 साल बहुत मुश्किल गया है यहाँ पे, कि 5 साल मुझे ये समझाना पड़ा, लेकिन लोग समझते गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हम पे यकीन किया, हम पे भरोसा किया, विश्वास किया, और हमको भी अल्लाह का, आप सब पेशेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमसे भरोसा किया और उनके घर में ये दीप जल गए, उनके घर में बच्चे पैदा हो गए, उनका वंश आगे चला, उनके ये औरतों के ऊपर बांझपन का जो शाप था वो निकल गया। और मैं और मेरे पति की यही कामना है, हमेशा रहेगी भी, कि आखिरी सांस तक जो है हम लोग ये बांझपन का जो शाप है वो निकालें यहाँ से। तो मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो मैं उनका दर्द समझ के उनको काउंसलिंग करती हूँ। औरत का दर्द समझती है कि क्या समस्या है वो फेस करती है, वो समझ के मैं उनको उनकी भाषा में, ग्रामीण को ग्रामीण भाषा में, मराठी को मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इसमें मैं उनके घर का सदस्य हूँ, इस तरह से मैं समुपदेशन करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। तो वो लोग मेरे फ्रेंड बन जाते हैं, जैसे कि घर के सदस्य बन जाते हैं और मेरे हम पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर रज़िया जी शेख सिर्फ काउंसलिंग नहीं कर रही है, ये कितनी अच्छी समाज सेवाएं कर रही है। जैसे इनकी बातों से आपने सुना रहेगा कि
लोगों में एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है कि बांझपन का, या फिर दूसरी शादी कर लो। अब जैसे रजिया जी शेख ने कहा, डॉक्टर रजिया जी शेख ने कहा है कि ये जो अंधश्रद्धा है, ये जो आप अंधविश्वास रख रहे हो, अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आपके मन में कुछ भी दुविधा है, कुछ भी संकोच है, तो एक बार ज़रूर काउंसलिंग कर रहा है। आपको इतनी अच्छी गाइडलाइन करेंगी डॉक्टर रजिया जी शेख, और मैं तो मानता हूँ शी इज़ द पिलर ऑफ KGN हॉस्पिटल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आपका अमूल्य वक्त दिया, और मैं यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से, मेरे कंपनी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। देता हूँ। मैं भी ये कहना चाहूँगी, हमारे समस्त जो बांझ महिला है, मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, जो भी है, आपका जो ये दर्द है, आप बांझ है, ये है, इससे आप डरो मत, आप आगे आओ, हमसे बात करो। वेरी नाइस। ये अभी ये बहुत साइंस आगे जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि इतना साइंस आगे जा चुका है कि हम आपके बच्चे तैयार करके फ्रिज में 8-8, 10-10 साल भी रख सकते हैं। इतना साइंस आगे गया है। आपका किसी भी तरह का बांझपन हो, आपके हो या क्या आपके हस्बैंड में हो, आप शर्माओ मत, आप आगे आओ और इसका फ़ायदा उठाओ। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ है, आप हमको सेवा का आप मौका दीजिए, बस मेरी यही आप सबसे विनती है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रजिया जी शेख ने जो कहा है, सिर्फ कहा नहीं है, मैंने देखा है कि एट द एज ऑफ 58 ईयर्स में भी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, अखबारों में छपा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखाते हैं। और KGN हॉस्पिटल एक ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल है, और इन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, रिजल्ट अचीव करके दिखाए हैं। थैंक यू वेरी मच दर्शकों। अभी मैं आपको आगे का जो साइंस लैब है वो आपको दिखाता हूँ, आगे की प्रोसीजर कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर अभी हम वापस जुड़ते हैं डॉक्टर आमिर शेख की तरफ। तो पेशेंट को एक बार काउंसलिंग या फिर समुपदेशन करने के बाद कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट में, हम एक बार पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उसे समझा देते हैं, उसको समझ में आए इस तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फॉर्म कंसेंट। और पेशेंट का कंसेंट लेने के बाद फिर हम अगली प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब अगली प्रोसेस होगी IVF। ये अभी तक हमने देखा कि ये रेड जोन, ग्रीन जोन और ये दिस इज़, अब यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है IVF का। अभी हम IVF की तरफ चलते हैं। IVF करते वक्त पहले तो कुछ इंजेक्शन रहते हैं, 10-15 दिन इंजेक्शन देके फीमेल के अंडे बढ़ाते हैं, सोनोग्राफी से देखते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो अंडे निकालने की एक प्रोसेस होती है। वो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जो कि ये इस ऑपरेशन थिएटर में हम करते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे हम उस फीमेल को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भूल देते हैं। 10 से 15 मिनट भूल दे के उसके बाद उसके हम अंडे निकाल लेते हैं, और जहाँ से अंडे निकालते हैं उसी वक्त ये अंडे यहाँ से निकाल के इस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, ये टेस्ट ट्यूब वार्मर है जो अंडा दिए वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं। यही वार्मर में से इस वार्मर में हम यहाँ पे खिड़की में से ही देते हैं ताकि इसमें टाइम लैप्स न हो और टेम्परेचर भी डाउन न हो। तो ये एग्जैक्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसा ही माँ के पेट में से ये बच्चा निकलता है, निकल के डायरेक्ट लैब में जाता है। ये हो गया ऑपरेशन थिएटर। लैब में जाने के बाद इसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम अंडे निकाल के देते हैं और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल शुरू हो जाता है। ये है हमारी IVF लैब। ये IVF लैब है। यहाँ पे बेसिकली जो है इस लैब के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहता है कि ही इज़ डूइंग हिज जॉब इंडिपेंडेंटली। वो उधर ही करता है कि इतना टाइम स्पेसिफिक होता है ये प्रोसेस कि बॉडी में से निकलने के बाद लैब में जाने तक भी उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा CO2 का परसेंटेज 6% हमारे को मेंटेन करना पड़ता है, 6 to 6.5। अगर इसमें कुछ मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो गया तो हमारे रिजल्ट डाउन हो जाते हैं, सक्सेस हमारा कम होता है। इसलिए वी आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द टाइमिंग, टेम्परेचर एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम इस लैब का मुआयना करते हैं। इस लैब में ये CO2 सिलेंडर्स हैं। ये CO2 सिलेंडर इस इंक्यूबेटर को अटैच किए वाले हैं जिससे उस बच्चों का या अंडों का टेम्परेचर और CO2 मेंटेन होता है। अब दूसरी बात ये है
मैं ये प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसा ही अंडा वहाँ से आया तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होती है बोलता हूँ। जैसा ही यहाँ से अंडा आया, इस खिड़की में से जैसा हमने ले लिए अंडा, ये ले लिए, तो यहीं का यहीं ये प्रोसेस करता है। दिस इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो का इसका मतलब यह है कि यहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और यहाँ की एयर प्यूरिफाइड होती है। ये फिल्टर्स होते हैं, इसमें से जो एयर आता है वो आपने देखा होगा कि हमारे सब लैब एयर टाइट है, तो बाहर का कुछ भी पोल्यूशन का कुछ भी एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कुछ यहाँ पे नहीं आता है। इसलिए ये पार्ट एकदम आइसोलेटेड होता है। और आपने देखा है कि हमने एक जोन बनाया है ताकि हमारे स्टाफ को भी ये समझ में आए कि स्टाफ ग्रीन जोन में रह सकता है, एकदम जो अनस्किल्ड हैं। जो स्किल्ड स्टाफ है वो ऑरेंज जोन में आ सकता है, और मोस्ट स्किलफुल पर्सन है जैसे कि मैं, हमारी मैडम और एम्ब्रियोलॉजिस्ट और हमारा लैब असिस्टेंट, इतने लोग ही, हम यहाँ सिर्फ 4 ही लोग आ सकते हैं, और ऑपरेशन के दिन पेशेंट आ सकता है। बाकी दिन इस लैब में ये रेड जोन में कोई नहीं आता। तो यहाँ पे जैसा ही वो अंडा आ गया तो वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखता है कि कितने अंडे हैं, कितने अंडे अच्छे क्वालिटी के कितने हैं, बैड क्वालिटी के कितने। जैसा ही ये होता है, इसके बाद एक डीन्यूडिंग बोल के प्रोसेस होती है। यहाँ पे डीन्यूडिंग बोलने का मतलब उस अंडे के ऊपर की जो गंदगी है, थोड़ा सा कुछ सेल्युलर मटेरियल है, वो मटेरियल यहाँ पे क्लीन किया जाता है। ये मटेरियल क्लीन करने के बाद, जब तक उधर हस्बैंड ने वहाँ सीमेंट दिया है, आपने देखा उधर सीमेंट कलेक्शन रूम जो फर्स्ट देखा, वो वहाँ से जो सीमेंट आता है वो सीमेंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के विंडो से, इस विंडो से, वो भी वो सीमेंट देने वाला पर्सन यहाँ तक अंदर नहीं आता ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये डायरेक्ट इस विंडो से हम लेते हैं, ये विंडो से लेते हैं, और यहाँ पे ये इक्सी मशीन पे उसका काम चलता है। दिस इज कॉल्ड इक्सी मशीन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसा कि बहुत कम शुक्रजंतु है और बहुत कम अंडे हैं और उसमें से भी अपने को बच्चा तैयार करना है, तो हम यहाँ पे इक्सी करते हैं। इक्सी में क्या होता है कि अंडा, ये ऐसे 2 नीडल होते हैं। एक नीडल से अंडा जो कि आँखों को नहीं दिखता, सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है, इससे नेगेटिव प्रेशर सक करके हम उसे अंडे को पकड़ते हैं। उस अंडे को पकड़ के दूसरे ऐसा ही एक नीडल जो है, ये नीडल है, इसमें एक फिक्स करते हैं। इसके अंदर, इस नीडल के अंदर नेगेटिव प्रेशर सक करके, यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन है, इससे नेगेटिव प्रेशर सक करके इससे एक से पकड़ते हैं और एक से इसे इंजेक्ट करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये इतनी माइन्यूट प्रोसेस है, और दिस इज डन अंडर द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। दिस इज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, इसका बहुत ही हाई कैपेसिटी वाला माइक्रोस्कोप होता है। अब इसके अंदर तैयार होने वाला बच्चा, उसी वक्त हम साइमल्टेनियसली इसका कनेक्शन, जो कैमरे का कनेक्शन है, वहाँ भी दिखता है, नीचे भी दिखता है, नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे हमारे रिसेप्शन के लोगों को भी दिखता है कि ये इनका अंडा है, इनका ये शुक्रजंतु है, हम इसके बच्चे तैयार कर रहे हैं, और कितने बच्चे तैयार हो गए हम यहाँ से अनाउंस करते हैं कि आपके इतने अंडे थे, 3 अंडे थे, और शुक्रजंतु इतने थे, और यह ऐसा है। तो पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी लगता है, पेशेंट को ये भी विश्वास आता है कि यहाँ पे सब कुछ जो होता है ईमानदारी से होता है और सही तरीके से होता है। जब यहाँ बच्चा तैयार होता है तो हम बोल देते हैं कि तुम्हारे 4 बच्चे तैयार हैं या 5 बच्चे, तो जो कि अभी ग्रो होने के हैं, अर्ली प्रोसेस हो गई है, हमने उस अंडे में उस कीटाणु को डाल दिया, उसके बाद फिर हम ये इंक्यूबेटर में डालते हैं। ये है इंक्यूबेटर। ये हमारे पास हमने 4 इंक्यूबेटर रखा है। एक्चुअली 1 इंक्यूबेटर की गरज रहती है, लेकिन मेडिसिन, उसका टेस्ट बेबी का मेडिसिन रखने के लिए 1 इंक्यूबेटर रखा है, और 2 इंक्यूबेटर ऐसा रखा है कि इन केस इमरजेंसी में, लातूर जैसी सिटी है, समझो कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया, इस मशीन में एक में प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ हम बैकअप में दूसरे 2 इंक्यूबेटर रखें ताकि उस वक्त उस पेशेंट का उतना खर्चा कि वह नुकसान ना हो या फिर हमारे रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद हम यहाँ 3 दिन उसे रखते हैं, जैसा कि डे 3 को फिर निकाल के देखते हैं। जो एक पेशी थी उसके 8-10 पेशी तैयार हो जाते हैं। एक पेशी के 8-10 पेशी तैयार हो गई, इसका मतलब बहुत अच्छा बच्चा ग्रो हो रहा है। और जब 8 सेल हो जाते हैं, 8 पेशी हो जाते हैं, तो जब वो बच्चा हम ट्रांसफ़र करते हैं। कभी ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कभी सब बच्चे फ्रीज करके रखते हैं। समझो पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो हम वो फ्रीज भी करके रखते हैं। और वो फ्रीज करके, दिस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन, विट्रिफिकेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। अभी ऐसी टेक्निक आ गई है। फॉर एग्जांपल कि हम बच्चा तैयार किए और किसी वजह से बच्चा नहीं डाल सके, और उस पीरियड में हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम होगा, अननेचुरल डेथ हो गई, कुछ हो भी गई, तो उसके जो तैयार हुए वाले बच्चे रहते हैं, वो हस्बैंड के मृत्यु के बाद भी हम 10 साल तक कभी भी बच्चे तैयार कर सकते हैं। उसके बच्चे क्यों, तो हमने तैयार करके रखा है यहाँ पे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम कुंडी में बच्चा तैयार करके रखा है, कुंडी कभी भी ले जाके हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसका पौधा बना सकते हैं। तो उस तरीके से हमने ये क्रायो प्रिजर्वेशन किया है। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन का 2 फायदे हैं कि जब
तुम बच्चे तैयार करके रख सकते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके जवानी के पीरियड में उनको बच्चा होगा तो उनका करियर जा सकता है, तो ऐसे वक्त वो बच्चे तैयार करके रख सकते हैं अपना, उनका प्रपोज जो भी फियांसी है या फिर ये है उसके साथ, अभी शादी करना नहीं है लेकिन बच्चे तैयार करके रख सकते हैं। ये अपने इंडियन कल्चर में नहीं है लेकिन फॉरेन कल्चर का बोल रहा हूँ मैं, तो बच्चे तैयार करके रख सकते हैं। और ये बच्चे तुम 10 साल तक 15 साल तक कभी भी कर सकते हैं। मान लो कि आज बच्चे तैयार करके रखे 2021 में, तो 2031 में भी हम उससे बच्चा तैयार कर सकते हैं। और उस वक्त ये बाकी कुछ प्रोसेस करना ही है, सिर्फ वो बच्चा लेना है और बच्चेदानी में डालना है। अभी मैं तुम्हारे को बताता हूँ ये क्रायो प्रिजर्वेशन कैसा होता है। अब जैसा कि हमने बच्चे प्रिजर्व करके रखा है, तो ये बच्चे प्रिजर्व करने के बाद इसे हम लिक्विड नाइट्रोजन से मेंटेन करते हैं। दिस इज लिक्विड नाइट्रोजन। इसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। जीरो से भी, जैसा बर्फ जीरो पे तैयार होता है, तो ये जीरो के भी नीचे का टेम्परेचर है ये। तो ये -196 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने पहले बताया कि ये लिक्विड नाइट्रोजन पहले यहाँ मिलता नहीं था लातूर में, अब मिलने शुरू है। 20 साल पहले हम ये बम्बई से मंगाते थे। तो इस लिक्विड नाइट्रोजन की एक खास बात है कि इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जिस बच्चे को, जो सजीव बच्चा है, सजीव को हम निर्जीव बनाते हैं इसमें, तो इसके अंदर किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए अनाज, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। तो इस बच्चे को हम इस लायक बनाते हैं, लाइक ए ग्लास मटेरियल, इट इज़ लाइक ए ग्लास। जैसा कि अपना ब्लड है, पतला है, ग्लास क्या है, एक अलग स्टेट है, एक अलग स्टेट है, दैट इज कॉल्ड एज कोलाइड स्टेट से भी अलग है। तो इस विट्रिफिकेशन की वजह से उस बच्चे को खाना पीना या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे सिर्फ उसका टेम्परेचर उन्हें उसी स्टेज में रहे, इसलिए -196 रखने के लिए इसे हम वीकली टॉप ऑफ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन अब टेम्परेचर रहने चाहिए फ्यूम की तरह का, ये हवा में बाष्पीभवन होकर उड़ के जा रहा है। तो इसे ये हमेशा एक लेवल मेंटेन करने के लिए ऐसा हमारे को वो मेंटेन रखना पड़ता कि हमेशा वो डूबा हुआ रहे उसके अंदर, उस लिक्विड नाइट्रोजन में। तो उस लिक्विड नाइट्रोजन में डूबा रहने की वजह से उसका टेम्परेचर हमेशा -196 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस तरीके से हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन करके अब अगर बच्चा नहीं करने का, जैसा कि मैं बोला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बच्चे तैयार करके अपन रख के करियर कंप्लीट हो गया, अपने करियर में सेटल हो गए, उसके बाद बच्चे कर सकते हैं हम। तो बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी मेरा ये बिजनेस नहीं है, इट इज़ माई हॉबी। और जब भी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कल 14 पेशेंट में से 11 प्रेग्नेंट हो गए, 78.5% रिजल्ट आया, लेकिन मुझे उसका तो खुशी थी, 78% सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन मुझे इस बात का भी गम था कि मेरा थोड़ा सा 3 पेशेंट मेरे नाराज़ होके गए। तो अब वो 3 में से 2 पेशेंट फिर से आने को तैयार हैं और मैंने उनको ये अश्योर किया है कि मैं थोड़े से पैसे कम लूँगा, लेकिन मेरा ये टारगेट रहता है कि मेरे पास आने वाला हर आदमी जाते वक्त बच्चा लेके जाए। और इट हैज़ बिकम माई पैशन, और अभी मेरा वो हॉबी हो गया है। तो मेरी मिसेज भी बहुत सारे वक्त बोलते हैं हमारा फार्म हाउस है, ये है, तो तुम यार फार्म हाउस में रहते नहीं, लैब में ही हमेशा रहते हैं। बट मुझे उसमें ज़्यादा एंजॉय था जितना कि मैं बाहर आउटिंग को जाऊँ। तो इसलिए मैंने ये सुविधा लातूर में शुरू करने का ये था। इट वॉज नॉट एज ए बिजनेस या फिर मेरे अर्निंग का कुछ जरिया बोल के मैंने नहीं किया है, इट इज़ माई पैशन। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में ऐसा है कि किसी आदमी का, किसी दुखी आदमी का दुख दूर करना वो बहुत बड़ी इबादत के बराबर है, बहुत बड़ी भगवान के प्रार्थना करने के बराबर है। क्योंकि तो सब लोग जो हैं ये भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चों में भगवान को अगर ये दुखी है और मैं बहुत खुशी हूँ, तो भगवान को उतनी खुशी नहीं होती तो कि मैं इस दुखी को भी सुखी करने में कोशिश करूं, तो भगवान को लगेगा कि ये भी अपना ही आदमी है, मेरे बच्चों को सुखी कर रहा है। तो इस तरीके से मैं ये जो उसे बिजनेस टाइप से नहीं लेता हूं और हॉबी टाइप से लेता हूं, इसलिए शायद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि इस भगवान की दया की वजह से हमारे रिजल्ट आते हैं। मैं खुद को उतना बड़ा नहीं समझता, लेकिन मैं जो भी करता हूँ मैं ऑनेस्टली करता हूँ, विथ पैशन करता हूँ। तो आपके सामने बात करने में भी मुझे बड़ी खुशी हो गई कि मैं आपको ये नॉलेज दे सका। डॉक्टर जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ क्योंकि आपने मुझे, मेरी कंपनी को इतना वक्त दिया। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने सुना डॉक्टर आमिर शेख जी को कि इनका हेतु बिजनेस करना नहीं है, इनका ये पैशन है, और पैशन ही इनका इतना स्ट्रांग है कि इनको लैब के अलावा कुछ दिखता नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलता हूँ कि इन्होंने खुद चल के हमें अपना लैब दिखाया है।
आप ये समझ सकते हो कि ये कितने डेडिकेटेड है इनके वर्क के रिलेटेड, अपने समाज के प्रति और लोगों के प्रति। इनके थॉट्स रियली इंस्पिरेशनल है। और जैसे हमने इस हॉस्पिटल के पिलर जैसे कि डॉक्टर रजिया जी शेख है, मैडम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी यहाँ आ जाए। और दे आर रियली इंस्पिरेशन फॉर अस। मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ अ स्ट्रगल ऑफ 21 ईयर्स। ये 21 साल का स्ट्रगल है, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। लातूर जैसे सिटी में आज इनकी वजह से, डॉक्टर शेख की वजह से, रजिया मैडम की वजह से आज ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई है कि आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको किसी और सिटी में जाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ KGN हॉस्पिटल इंडिया में टॉप 10 लिस्टिंग्स में आता है। तो मैं बहुत ही खुद को एक मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए कि डॉक्टर जी ने मुझे वक्त दिया। रजिया जी, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। और आपने जो समाज सेवा करते हैं डॉक्टर जी, आपने जो स्ट्रगल किया है 21 ईयर्स पहले, ये रियली मेरे जैसे यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मेमोरेबल टाइम। हम दोनों ये कहना चाहते हैं कि जो भी समाज में ये जो वंध्यत्व का शाप है, इतना बड़ा जो शाप है वंध्यत्व का, हमको अल्लाह ने जो कुछ थोड़ा बहुत जो नॉलेज दिया है, हम सब आपके तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो शाप है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर आमिर शेख और मैं, हमारी एंटायर टीम जो है, ये दूर करना चाहते हैं। तो आप सामने आइए, आप झिझक मत रखिए, हमको सेवा का मौका दीजिए, यही मैंने आपको कहा है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों में जो गैरसमझ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो अपना नहीं है। अभी ऐसी फैसिलिटीज़ है कि तुम DNA टेस्टिंग से यू कैन कंफर्म इट। और हमारे पास तो ऑनेस्टली सब होता है, लेकिन फिर भी कभी जब डाउट आया है तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद 20 साल तक, 25 साल तक कभी भी तुम DNA टेस्ट करो। बच्चे की शादी में भी करे तो चलेगा, और जब बुलाओ हमारे को शादी में, हम बोलते हैं कि अगर हमारा कुछ गलत निकला तो बोलने का मतलब यह है कि अगर तुम डेडिकेशन से कोई भी काम करते हो और विथ पैशन करते हो और ईमानदारी से करते हो, तो उसमें समाज भी एक्सेप्ट करता है, भगवान की तरफ से आशीर्वाद भी मिलता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। राइट। तो दर्शकों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा अद्भुत लैब, एकदम हाई ग्रेडेड टेक्नोलॉजी लातूर में उपस्थित है। तो कोई भी संकोच ना रखे और समाज के अंधविश्वास पे आप विश्वास मत कीजिए। कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज़ एक बार KGN हॉस्पिटल ज़रूर आए और काउंसलिंग करके आपकी शंकाएं दूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल ट्रैफिक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।